स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में मानसून कमजोर, बारिश थमी, गर्मी और लू का असर। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून की रफ्तार फिलहाल कमजोर पड़ गई है। बिहार के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो गई है, जिससे लोगों को एक बार फिर से तेज गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता घटने के कारण व्यापक स्तर पर बारिश नहीं हो पा रही है। जब बारिश रुकने के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जब दिन में तेज धूप निकल रही है और फिर कई इलाकों में गर्म हवाएं चलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर के दक्षिण बिहार के जिलों में गर्मी और फिर लू का असर अधिक देखने को मिल रहा है। उमस बढ़ने से घरों और फिर बाजारों में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। हालांकि आने वाले दिनों में मानसून की दोबारा सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि मानसून मजबूत होता है तो फिर बिहार के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और फिर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार के 6 शहरों को बड़ा तोहफा, 400 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें और 31 बस अड्डों के आधुनिकीकरण की तैयारी, महिलाओं को भी बड़ी सौगात। दरअसल बात है कि बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जब पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार के 6 प्रमुख शहरों पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में 400 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। जब पहले चरण में जुलाई 2026 तक 200 बसों को सड़कों पर उतारने की तैयारी है, जिससे यात्रियों को आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल सफर की सुविधा मिलेगी। इन आधुनिक बसों में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग, पैनिक बटन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और अन्य सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खास बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए 50 विशेष पिंक बसें भी चलाई जाएगी। इसके अलावा बसों के संचालन के लिए सभी संबंधित शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए बिहार के 31 बस अड्डों और फिर डिपो के आधुनिकीकरण की भी योजना बनाई गई है। यह सरकार का मानना है कि इस पहल से सार्वजनिक परिवहन को नई पहचान मिलेगी, प्रदूषण कम होगा और लोगों का रुझान निजी वाहनों की बजाय बस सेवाओं की ओर बढ़ेगा। यकीन मानिए, लद्दाख घूमने के लिए 20,000 रुपये तक दे रही है बिहार सरकार। जाने कैसे उठाएं लाभ। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के लोगों के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसके तहत लद्दाख स्थित सिंधु नदी के दर्शन करने वाले यात्रियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैबिनेट ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत यात्रा पर हुए कुल खर्च का 50% या फिर अधिकतम 20,000 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ केवल बिहार के अस्थायी निवासी उठा सकेंगे। इसके लिए आवेदक की उम्र 18 साल या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। सरकार ने फिलहाल एक वर्ष में अधिकतम 100 यात्रियों को इस योजना का लाभ देने का प्रावधान रखा है। यह यात्रा पूरा करने और फिर आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद पात्र लोगों को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य लोगों को देश की सांस्कृतिक विरासत और फिर सिंधु नदी के ऐतिहासिक महत्व से जोड़ना है। जो लोग अधिक खर्च के कारण लद्दाख यात्रा नहीं कर पाते थे, उन्हें अब आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना से जुड़े विस्तृत प्रक्रिया और आवेदन संबंधित जानकारी जल्द ही पर्यटन विभाग की ओर से जारी की जाएगी। जिसे खान सर ने बताया था इनकम टैक्स ऑफिसर, वे निकला एमआर। विपिन सर के दावे से बिहार में मचा हड़कंप। दरअसल बात है कि पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। मैथ मस्ती कोचिंग के संचालक विपिन सर ने दावा किया है कि जिस युवक को खान सर ने मंच पर बुला करके इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताया था, वह वास्तव में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर है। विपिन सर ने अपने वीडियो में इस मामले को उठाते हुए खान सर पर छात्रों को प्रभावित करने के लिए गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। विपिन सर के अनुसार संबंधित युवक सोमनाथ तिवारी झारखंड के देवघर जिले का रहने वाला है और किसी इनकम टैक्स पद पर कार्यरत नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पहले भी एक कथित रेवेन्यू ऑफिसर से जुड़ा वीडियो सामने आया था, जिसे बाद में प्राइवेट कर दिया गया। विपिन सर का कहना है कि ऐसे वीडियो छात्रों और फिर अभिभावकों के बीच संस्थान की छवि बहुत मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों पर खान सर की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया और फिर बिहार के कोचिंग जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप और दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
बिहार में डॉक्टर के बाद शिक्षकों पर सख्ती, कोचिंग या फिर प्राइवेट ट्यूशन पर आया तो फिर जाएगी नौकरी। जहां बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ा और फिर सख्त फैसला ले लिया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए सरकारी शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थानों, प्राइवेट ट्यूशन और फिर व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने पर रोक लगा दी है। विभाग का कहना है कि कई शिकायतें मिल रही थी कि कुछ शिक्षक स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान कोचिंग और फिर ट्यूशन पर दे रहे थे, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। नए आदेश के अनुसार कोई भी नियमित, नियोजित या फिर संविदा पर कार्यरत सरकारी शिक्षक अब किसी भी निजी कोचिंग सेंटर में फैकल्टी के रूप में नहीं पढ़ा सकेगा और ना ही निजी ट्यूशन दे सकेगा। ये नियम स्कूल परिसर के अंदर और फिर बाहर दोनों जगह पर लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, निलंबन, वेतन रोकने और गंभीर मामलों में सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नियमित जांच और फिर मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। इसके साथ ही स्कूल और फिर कॉलेज के समय में कोचिंग संस्थानों के संचालन पर भी सख्ती बरती जाएगी, एक सरकार का कहना है। होमगार्ड जवानों की भूमिका से मजबूत होगी कानूनी व्यवस्था, 5000 पुलिस दीदी होंगी तैनात, सीएम सम्राट चौधरी। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में कानूनी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए होमगार्ड जवानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। जब पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 5000 नव नियुक्त गृह रक्षकों की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि स्कूलों और फिर कॉलेजों के आसपास 5000 पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। स्कूटी और फिर बाइक से गश्त करने वाले ये पुलिस दीदी छात्रों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है और कानून व्यवस्था से कोई भी किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने होमगार्ड जवानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि चुनाव समेत कई महत्वपूर्ण अवसरों पर उनकी जिम्मेदारी और फिर कर्तव्य निष्ठा ने राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार में पिता ने बेची जमीन, मां ने नींद छोड़ी, ऐसे गरा गया वैभव सूर्यवंशी के क्रिकेटर बनने का सपना। दरअसल बात है कि बिहार के समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की सफलता के पीछे उनके परिवार का वर्षों का संघर्ष और त्याग छिपा है। वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी ने बेटे के क्रिकेट कैरियर को संवारने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दिया। उनका मानना था कि बेटे का सपना किसी की भी संपत्ति से बड़ा है और उसी भरोसे के साथ उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया है। वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा को उनके पिता ने तब पहचान लिया था जब महज वो 4 साल के थे। बेहतर प्रशिक्षण के लिए उन्हें समस्तीपुर से पटना ले जाया जाता था, जिसमें काफी समय और फिर खर्च लगता था। बेटे की क्रिकेट यात्रा आसान बनाने के लिए परिवार ने कई आर्थिक चुनौतियां झेली, जहां वहीं पर उनकी मां ने भी दिन रात मेहनत करके बेटे की देखभाल और फिर अभ्यास में कोई भी कमी नहीं आने दी। आज वैभव सूर्यवंशी देश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में गिने जाते हैं। कम उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। परिवार का त्याग, माता पिता का भरोसा और वैभव की कड़ी मेहनत की ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी कहानी बन गई है। बिहार की बेटी सकीना इकबाल ने रचा इतिहास, AMU कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा में हासिल की ऑल इंडिया रैंक 1। दरअसल बात है कि बिहार की होनहार छात्रा सकीना इकबाल ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सकीना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU की कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त करके पूरे देश में बिहार का नाम रोशन किया है। उनकी शानदार सफलता से परिवार, शिक्षकों और फिर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। AMU की प्रवेश परीक्षा देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में मानी जाती है, जिसमें हर साल हजारों छात्र छात्राएं भाग लेती है। ऐसे कड़े मुकाबले में देश भर में पहला स्थान हासिल करना सकीना की असाधारण प्रतिभा है, अनुशासन और कठिन परिश्रम का प्रमाण माना जा रहा है। उनकी उपलब्धि आज लाखों विद्यार्थियों, खास करके बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। सकीना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और फिर मार्गदर्शकों को दिया है। शिक्षकों का कहना है कि वे शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही है और सीखने की गहरी लगन रखती हैं। उनकी ये उपलब्धि एक बार फिर से साबित करती है कि मेहनत, लगन और फिर सही मार्गदर्शन के बल पर कोई भी छात्र राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। बिहार की पंचायतों में पर्यावरण और फिर आर्थिक विकास के लिए बनेगी विशेष कमेटी। जब बिहार सरकार पंचायतों को
पर्यावरण संरक्षण और फिर सतत विकास का मजबूत केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पर्यावरण विशेषज्ञों, IIT और फिर अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ बैठक करके ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने, जैविक खेती और फिर स्थानीय संसाधनों के संरक्षण जैसे विषय पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया है। विशेषज्ञों ने कहा है कि पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण आजीविका और फिर स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सकती है। चर्चा के दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायतों में पर्यावरण संवर्धन और आर्थिक विकास को एकीकृत करने के लिए विशेष कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। यह कमेटी पंचायत स्तर पर कार्य योजना तैयार करने और आवश्यक सुझाव देने का काम करेगी, जिससे ग्रामीण विकास और फिर पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर के आगे बढ़ाया जा सकेगा। कटिहार में CBI टीम की गुपचुप एंट्री, हवाला, बैंक फ्रॉड या कुछ और, किस बड़े इनपुट पर हो रही है जांच। दरअसल बात है कि कटिहार में पिछले 3 दिनों से CBI की एक विशेष टीम गुपचुप तरीके से जांच में जुटी हुई है। टीम की मौजूदगी की खबर सामने आते ही प्रशासनिक और फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि CBI अधिकारियों ने अब तक जांच के विषय में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार मामला वित्तीय अनियमितताओं, हवाला लेन देन या फिर बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़ा हो सकता है। बताया जा रहा है कि जाँच का दायरा केवल बिहार तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ संदिग्ध लिंक भी एजेंसी के रडार पर हैं, जिसके कारण मामलों को काफी संवेदनशील माना जाता रहा है। CBI टीम कई दस्तावेजों और फिर वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है तथा संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल एजेंसी की ओर से पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। जांच को लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला हवाला, नेटवर्क, बैंक फ्रॉड या फिर किसी अन्य बड़े आर्थिक अपराध से जुड़ा है। CBI की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी। भारत नेपाल बॉर्डर पर बिहार सरकार का एक्शन, नो मेंस लैंड से तुरंत हटेंगे सारे अतिक्रमण। जब भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और फिर अतिक्रमण की शिकायतों को देखते हुए बिहार सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। जब सरकार ने सीमा से सटे नो मेंस लैंड क्षेत्र में मौजूद सभी अतिक्रमणों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके सीमा सुरक्षा, अवैध गतिविधियों और फिर अतिक्रमण के मुद्दे पर विस्तार से समीक्षा की गई है। सरकार का मानना है कि नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण से न केवल सीमा प्रबंधन प्रभावित होता है, बल्कि तस्करी और अन्य संदिग्ध गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। शहरी बेघर परिवारों को मिलेगा पक्का घर, बिहार सरकार ने मंजूर किए 74 करोड़ रुपए। जब बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेघर और फिर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत 74 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस राशि का उपयोग पात्र लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराने और फिर चल रही आवासीय परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा। जब सरकार का लक्ष्य है कि शहरों में रहने वाले कोई भी पात्र परिवार आवास की सुविधा से वंचित न रहे। इस योजना के तहत उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं या फिर जिनके पास अपना सुरक्षित आवास नहीं है। आर्थिक सहायता मिलने से हजारों परिवारों का पक्का घर का सपना पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग का कहना है कि इस मंजूरी से आवास निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और शहरी गरीबों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। यह सरकार सबके लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और फिर अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जा सके। इंस्टाग्राम पर एक लड़की की आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल करके 70,000 की मांग, बिहार के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जहां सोशल मीडिया के जरिए युवती के ब्लैकमेल करने और फिर उनके आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 70,000 रुपये की मांग करने वाले मुख्य आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से लड़की को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और पैसे नहीं देने पर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था। पीड़िता की शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की गई है। जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी बिहार में छिपा हुआ था, जिसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटा हुआ है कि इस मामले में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं। बिहार के युवाओं को मिलेगा रोजगार, अब कोरियर कंपनियों की तरह
डाक विभाग देगा फ्रेंचाइजी। जहां बिहार के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का एक नया अवसर सामने आया है। डाक विभाग ने कोरियर कंपनियों की तरह फ्रेंचाइजी योजना शुरू की है, जिसके तहत इच्छुक युवा अपने क्षेत्र में डाक सेवाओं का संचालन कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य गांव और फिर कस्बों तक डाक सेवाओं का विस्तार करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। फ्रेंचाइजी लेने वाले युवाओं को स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक, पार्सल बुकिंग, डाक टिकट बिक्री और फिर डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार जैसे सेवाएं संचालित करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और फिर चयन होने पर 10,000 रुपए की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। डाक विभाग का मानना है कि इस योजना से बेरोजगार युवाओं, छोटे कारोबारियों और फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब लोगों को स्पीड पोस्ट, पार्सल या फिर रजिस्ट्री जैसी सेवाओं के लिए दूर स्थित डाकघरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जबकि युवाओं को अपने ही इलाके में आय का नया साधन मिल सकेगा। ट्रेन इंजन से डीजल चोरी का हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल, देख करके लोग हैरान। दरअसल बातें है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति रेलवे इंजन से कथित तौर पर डीजल निकाल करके बोरी में रखे कंटेनर में भरता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के साथ ये बिहार है बाबू जैसे कैप्शन भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये क्लिप इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है। वीडियो देख करके कई लोग हैरान हैं कि आखिर ट्रेन के इंजन से इस तरह डीजल कैसे निकाला जा सकता है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े इंजन के पास दिखाई देता है और कुछ देर बाद डीजल से भरी बोरी उठा करके वहां से चला जाता है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया है। हालांकि कई यूजर्स ने यह भी दावा किया है कि वीडियो के साथ बिहार का नाम जोड़ करके शेयर किया जा रहा है, जबकि इसकी वास्तविक लोकेशन और फिर समय की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जाती है। पहली बार नौकरी पाने वालों की बल्ले बल्ले, पीएम मोदी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 2400 करोड़। यह देश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले लाखों कर्मचारियों के खाते में आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत कुल 2400 करोड़ रुपया लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे, जिससे रोजगार को बढ़ावा देने और फिर युवाओं को आर्थिक सहारा देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा जिन्होंने पहली बार औपचारिक क्षेत्र में नौकरी शुरू की है। रिपोर्ट्स के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जा सकती है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को रोजगार की शुरुआती दौर में आर्थिक मजबूती मिलेगी और फिर अधिक से अधिक लोग औपचारिक रोजगार से जुड़ेंगे। यह सरकार के मुताबिक ये पहल रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ साथ कंपनियों को भी नए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करेगी। नेता झूठा वादा नहीं करेंगे, ये मांग करने वाले भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर क्यों हुआ। दरअसल बात है कि भोजपुर के रहने वाले भरत भूषण तिवारी हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में थे। वे सार्वजनिक रूप से नेताओं से लिखित शपथ पत्र और फिर झूठे चुनावी वादे पर जवाबदेही तय करने जैसी मांगे उठ रहे थे। इसी बीच उनका नाम उस समय सुर्खियों में आया जब वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। पुलिस के अनुसार भरत भूषण तिवारी हथियार लेकर के घूम रहे थे और फेसबुक लाइव के दौरान पुलिस टीम को चुनौती दे रहे थे। पुलिस का दावा है कि आत्मसमर्पण के लिए कहे जाने के बावजूद भी उन्होंने फायरिंग की। इसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और फिर उसके पैर में गोली लगी। बाद में पटना में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। हालांकि इस एनकाउंटर को लेकर के विवाद भी खड़ा हो गया। परिवार और फिर स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। यह घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जबकि कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग की है। रिपोर्टरों के अनुसार कुछ मामलों को लेकर के जन आक्रोश बढ़ने पर संबंधित थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल ये मामला जांच और फिर बहस का विषय बना हुआ है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नेता झूठा वादा नहीं करेंगे जैसी उनकी मांग और फिर पुलिस मुठभेड़ के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अपनी ही सरकार की पुलिस पर शिक्षा मंत्री ने उठाया सवाल। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर के चौंकाने वाला दावा। जब भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। जब बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और फिर यह स्पष्ट होना चाहिए कि पुलिस की कार्रवाई किसी तरह नियमों के अनुरूप थी या नहीं। मंत्री ने दावा किया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपराधी माना जा रहा था तब भी कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने एनकाउंटर की परिस्थितियों पर संदेह जताते हुए कहा कि पूरे मामले की गहराई से जांच होनी जरूरी है। उनके बयान के बाद विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। राबड़ी आवास से निकलने लगा सामान, 10 सर्कुलर रोड से कहां जा रहा है लालू यादव का परिवार।
दरअसल बात है कि पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड के चर्चित सरकारी आवास से लालू यादव परिवार का सामान निकालना शुरू हो गया है। जब फर्नीचर, एसी और फिर अन्य घरेलू सामान वाहनों के जरिए बाहर ले जाए जाते देख करके राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। ये आवास लंबे समय से लालू राबड़ी परिवार का प्रमुख राजनीतिक केंद्र रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार का सामान फिलहाल एक पोलो रोड स्थित आवास में शिफ्ट किया जा रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है, जहाँ सरकार द्वारा 10 सर्कुलर रोड का आवंटन दूसरे मंत्री को दिए जाने और नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शिफ्टिंग की प्रक्रिया तेज हुई है। बिहार के जमीन मालिकों के खाते में पहुंचे 30,000 करोड़ से ज्यादा। दरअसल बात है कि बिहार में सड़क, रेलवे, नेशनल हाईवे और फिर अन्य बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए हुए भूमि अधिग्रहण के बदले राज्य के जमीन मालिकों को अब तक 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में ये जानकारी सामने आई है। सरकार के अनुसार 349 विकास परियोजनाओं के लिए 45,748 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े संबंधित लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा है कि विकास परियोजनाओं की गति जमीन उपलब्ध होने पर निर्भर करती है, इसलिए सभी प्रमंडलों में भूमि अधिग्रहण कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। 126 गेंदों में 306 रन। वैभव के शोर के बीच बिहार की बेटी ने 13 शतक जड़ करके रचा इतिहास। वर्ल्ड क्रिकेट में छाने को तैयार अक्षरा गुप्ता। दरअसल बात यह है कि बिहार की युवा महिला क्रिकेटर अक्षरा गुप्ता ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से नया इतिहास रच दिया है। महज 126 गेंदों में 306 रन की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस 13 शतक के दौरान अक्षरा ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और विरोधी टीम के गेंदबाजों की जम करके खबर ली। उनकी इस ऐतिहासिक पारी की चर्चा अब पूरे बिहार समेत देश भर में हो रही है। जहां पर एक और बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धियों की चर्चा हो रही है, वहीं पर अक्षरा गुप्ता ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए साबित कर दिया है कि बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। कम उम्र में लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर वह पहले ही बिहार की विभिन्न आयु वर्ग की टीमों में अपनी पहचान बना चुकी है और अब उनका नाम महिला क्रिकेट के उभरते सितारों में लिया जा रहा है। खेत बचाओ अभियान में कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की दी सलाह। दरअसल बात है कि बिहार में चल रहे खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता लगातार प्रभावित हो रही है। इसलिए अब समय आ गया है कि किसान टिकाऊ और फिर पर्यावरण अनुकूल खेती की ओर बढ़े। राज्य सरकार का ये अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपनी कम से कम 25% कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि गोबर, गौमूत्र और फिर जैविक संसाधनों के उपयोग से न केवल मिट्टी की सेहत बेहतर होगी बल्कि खेती की लागत भी कम होगी और फिर किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। जून में ही होंगे शिक्षकों के तबादले, राजभवन ने जारी की सख्त गाइडलाइंस। दरअसल बात यह है कि बिहार के विश्वविद्यालयों और फिर अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले को लेकर के प्रक्रिया तेज हो गई है। राजभवन की ओर से हस्तांतरण संबंधित नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत जून महीने में ही शिक्षकों के तबादले किए जाने की तैयारी है। इस नीति का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और फिर कॉलेजों में शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना और शैक्षणिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। नई व्यवस्था के तहत हस्तांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और नियमबद्ध बनाया जाएगा। शिक्षकों के तबादले में विषयवार आवश्यकता, शिक्षकों की उपलब्धता, सेवा अवधि और संस्थानों की जरूरतों को आधार बनाया जाएगा। राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि सभी प्रस्ताव निर्धारित मानकों के अनुसार ही भेजे जाएं और किसी भी स्तर पर अनियमितता न रहे। ग्राम स्वराज की ओर बड़ा कदम, बिहार में हर महीने के आखिरी रविवार को मनेगा पंचायत विकास दिवस। यह दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की यानी कि बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में हर महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों की राय के आधार पर विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जाएगी। जब पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली इस विशेष चौपाल में सांसद, विधायक, जीविका दीदियां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कर्मी और फिर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए बैठक से 7 दिन पहले गाँव में डोंडी पिटवाने, नोटिस चस्पा करने और फिर व्यापक सूचना देने का निर्देश दिया गया है। जब पंचायत
विकास दिवस की अध्यक्षता संबंधित मुखिया करेंगे। इस अवसर पर पंचायत पोर्टल का डेटा, विकास योजनाओं की प्रगति और खर्च की पाई का हिसाब ग्रामीणों के सामने रखा जाएगा, ताकि पारदर्शिता और फिर जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। पटना समेत बिहार के 7 प्रमुख स्टेशनों पर होगा भीड़ प्रबंधन का अध्ययन, राइट करेंगे सर्वे। दरअसल बात है कि बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। अब पटना समेत बिहार के 7 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन की विस्तृत स्टडी कराई जाएगी। इसके लिए सरकारी कंपनी राइट्स को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जहाँ सर्वे के दौरान यात्रियों की आवाजाही, प्रवेश और फिर निकास मार्ग, टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म और फिर प्रतीक्षालयों की स्थिति का गहन अध्ययन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार त्योहारों, परीक्षाओं और फिर छुट्टियों के दौरान इन स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, किशनगंज में सीमांचल की महत्वपूर्ण सड़क परियोजना गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के रूट में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ये एक्सप्रेसवे ठाकुरगंज प्रखंड के पश्चिमी हिस्से के बजाय पूर्वी हिस्से से होकर के गुजरेगा। वहीं पर बड़चौंदी, खारूदह, भोलमरा और जीरणगाछ जैसे ग्रामीण क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं उत्पन्न हुई है। नए रूट के तहत एक्सप्रेसवे पौवाखाली और खानाबाड़ी के दक्षिणी भाग से आगे बढ़ेगा। ये कोईमारी, कुम्हारटोली, सरायकुड़ी, करवामनी, बड़चौंदी, कुंजीमारी और चक्करमारी होते हुए दोगच्छी पहुंचेगा। इसके बाद ये बेलबाड़ी और मुरली डांगी के बीच से गुजरते हुए कथल डांगी स्थित पेट्रोल पंप और फिर हैदर नगर के मध्य क्षेत्र से KTTG रोड को पार करेगा। आगे बढ़ते हुए ये मुंशी भिट्टा, बेबुल डांगी और फिर कौवा भिट्टा के समीप से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज और पूरे सीमांचल के लिए बहुप्रतीक्षित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के रूट में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज क्षेत्र पर पड़ने वाला है। नए अलाइनमेंट के अनुसार अब एक्सप्रेसवे ठाकुरगंज के पश्चिमी हिस्से के बजाय पूर्वी हिस्से से होकर के गुजरेगा। ये बदलाव सिर्फ एक सड़क रूट तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई गाँव की किस्मत बदल सकती है। जिन इलाकों को पहले इस परियोजना से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद नहीं थी, अब वहां विकास, रोजगार और व्यापार की नई संभावनाएं दिखाई दे रही है। यह जानकारी के मुताबिक नया एक्सप्रेसवे पौवाखाली और फिर खानाबाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए कोईमारी, कुम्हारटोली, सरायकुड़ी, करवामनी, बड़चौंदी, कुंजीमारी, चक्करमारी और दोगच्छी जैसे इलाके से होकर के गुजरेगा। इसके बाद ये बेलबाड़ी, मुरली डांगी, कठल डांगी और फिर हैदर नगर के आसपास से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किशनगंज जिले में एक्सप्रेसवे का मुख्य इंटरचेंज भोग डाबर के पास प्रस्तावित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरचेंज बनने के बाद भोग डाबर और फिर आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकती है। यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट हब, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित होने की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने भी इस परियोजना को लेकर के तैयारी तेज कर दी है। एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 52 मौजों की जमीन चिन्हित करके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रभावित क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री और फिर निबंधन यानी कि रजिस्टर पर रोक लगा दी गई है, ताकि किसी तरह की अनियमितता ना हो। साथ ही सरकार ने मुआवजा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भूमि के न्यूनतम मूल्य रजिस्टर यानी कि MVR का पुनर्निरीक्षण भी किया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिन किसानों की जमीन परियोजना में जाएगी उन्हें उचित और न्याय संगत मुआवजा मिल सके। यह भूमि अधिग्रहण के दायरे में आने वाले प्रमुख गाँव में कठारो, बड़चौंदी, जीरणगाछ, बहादुरपुर, अमलझारी, कोदाल छारा, भोग डाबर, रुईधासा, छैतल, दोगच्छी, भोलमरा, कनकपुर, करवामनी और कई अन्य इलाके शामिल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये एक्सप्रेसवे सीमांचल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, किशनगंज के 2 युवाओं ने सीमांचल का मान बढ़ाया है। दीपक पारिक और मेहुल जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, जिससे पूरे ठाकुरगंज में खुशी का माहौल है। यह किशनगंज जिले के लिए गुरुवार का दिन गर्व और खुशी लेकर के आया। यह सीमांचल के ठाकुरगंज प्रखंड के 2 युवाओं ने देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक माने जाने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA परीक्षा में सफलता हासिल करके पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। यह ठाकुरगंज के दीपक पारिक और फिर मेहुल जैन ने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के दम पर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह जैसे ही CA परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई।
जब घरों में बधाई देने वालों का तांता लग गया, परिवार वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि जिस सफलता के लिए वर्षों से मेहनत की जा रही थी वे आखिरकार हासिल हो गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा देश की सबसे कठिन प्रोफेशनल परीक्षाओं में गिनी जाती है। जहाँ इस परीक्षा को पास करने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और लगातार संघर्ष की भी जरूरत होती है। हजारों छात्र हर साल इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन बहुत कम अभ्यर्थी सफलता हासिल कर पाते हैं। ऐसे में किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिले के 2 युवाओं का सीए बनना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। दीपक पारिक और फिर मेहुल जैन ने यह साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो छोटे शहरों और फिर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। जब परिणाम आने के बाद दोनों छात्रों को लगातार बधाइयां मिल रही है, उनके मित्र, रिश्तेदार, शिक्षक और शुभचिंतक उन्हें फोन और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं। ठाकुरगंज और किशनगंज के कई सामाजिक संगठनों ने भी उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमांचल के युवाओं में प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही मार्गदर्शन और अवसर की होती है। दीपक और मेहुल की सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनेगी, खास करके उन छात्रों के लिए जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण खुद को पीछे समझने लगते हैं। वहीं पर शिक्षकों का कहना है कि सीए जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करना आसान नहीं होता है। दोस्तों, पूर्णिया से एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। यहां पर एक युवक ने होटल में गौमांस मिलने का दावा किया और ये बात पूरी तरह से झूठा निकला है। जी हां, प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि होटल में कोई भी गौमांस नहीं था और ये पूरी तरह से झूठ है। अब 3 लोगों पर एफआईआर की गई है। जी हां, बताया जाता है कि जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाई है उन लोगों के पास खाने के पैसे मांगे तो उन लोगों ने पिटाई कर दी और बचने के लिए ये आपत्तिजनक मीट की झूठी अफवाह फैलाई। जी हां, बिहार के पूर्णिया जिला में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए एक वीडियो को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, जिस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा था कि एक होटल में गौमांस पकाया और बेचा जा रहा है। जब पुलिस जांच में ये दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। जांच के बाद पुलिस ने भ्रामक सूचना फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह मामला पूर्णिया जिला के नगर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर चौक स्थित एक होटल से जुड़ा है, जब पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो के साथ दावा किया गया था कि होटल में गाय या फिर भैंस का मांस पकाया जा रहा है और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। यह देखते ही देखते ये वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गया और इलाके में चर्चा का विषय बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम होटल पहुंची और वहां की पूरी तलाशी ली। जांच के दौरान होटल के किचन और फिर अन्य स्थानों की बारीकी से जांच की गई, लेकिन वहां से किसी भी प्रकार का गौमांस या फिर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। जब पुलिस अधिकारियों के अनुसार वायरल वीडियो में किए गए दावे की पुष्टि जांच में नहीं हो सकी है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई जानकारी भ्रामक थी, गलत थी और बिना तथ्यों के प्रसारित की गई थी। जांच में सामने आया है कि 14 जून को होटल में कुछ लोगों और फिर होटल संचालक के बीच विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि होटल में खाना खाने के बाद भुगतान को लेकर के कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट तक पहुंच गई। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया और बाद में उसे गलत दावे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोस्तों, किशनगंज के बहादुरगंज क्षेत्र के लोहागड़ा में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। सरकारी जमीन और फिर सार्वजनिक मार्गों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में एक बड़ी कार्रवाई की है। जहां अभियान के दौरान जेसीबी मशीन और फिर प्रशासनिक टीम की सहायता से सड़क किनारे तथा सरकारी जमीन पर बने अस्थायी ढांचे को हटाया गया। प्रशासन के अनुसार अतिक्रमण के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी और कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई भी प्रभावित हो रही थी। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि लंबे समय से लोगों की शिकायतों और फिर आवागमन में हो रही परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने लोहागड़ा क्षेत्र में अभियान चलाकर के अवैध कब्जा को हटाया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में प्रशासन की सख्ती की चर्चा तेज हो गई है। जहां स्थानीय लोगों के अनुसार कई जगहों पर सरकारी जमीन और फिर सड़क किनारे अतिक्रमण होने के कारण आम लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जहां सड़कें संकरी हो गई थी, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। जहां कई स्थानों पर जाम जैसी स्थिति भी बन जाती थी। यही वजह थी कि लंबे समय से प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही थी। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी करके अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी, जब उन्हें निर्धारित समय के भीतर स्वयं कब्जा हटाने का अवसर भी दिया गया था। लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी
जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीन के जरिए सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर बने अस्थायी ढांचे को हटाया गया। अभियान के दौरान कई जगहों से अवैध निर्माण हटाए गए और फिर सार्वजनिक मार्गों को खाली कराया गया। जब कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए मौके पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे अभियान की निगरानी की और लोगों से सहयोग करने की अपील की। अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अब भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है वे खुद उसे हटा लें, अन्यथा प्रशासन आगे भी इसी तरह की कार्रवाई करेगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या बनी हुई थी। दोस्तों, किशनगंज के ठाकुरगंज में बनने वाले नए डिग्री कॉलेज को डिगल बैंक में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि दिगल बैंक में अब ये नए डिग्री कॉलेज बनेंगे। अब गांव के बच्चे को भी दूर जाना नहीं पड़ेगा। जब किशनगंज जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। सीमांचल के दूर दराज और शैक्षणिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले दिगल बैंक प्रखंड में अब राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। वर्षों से उच्च शिक्षा संस्थान की मांग कर रहे लोगों के लिए ये खबर किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। सबसे खास बात यह है कि इस नए राजकीय डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगा और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इससे हजारों छात्र छात्राओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अब तक उच्च शिक्षा के लिए किशनगंज, पूर्णिया या फिर दूसरे शहरों का रुख करने को मजबूर थे। फिलहाल कॉलेज का संचालन +2 उच्च विद्यालय तुलसिया के भवन से किया जाएगा। जब तक अस्थायी भवन का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक यहीं से कक्षाएं संचालित होंगी। यह कॉलेज प्रशासन के अनुसार कट ऑफ सूची के आधार पर 30 जून तक नामांकन लिया जाएगा। इस कॉलेज में कला, विज्ञान और फिर वाणिज्य तीनों संकायों की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा उर्दू और फिर मैथिली जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, जिससे स्थानीय छात्रों को अपनी भाषा और फिर संस्कृति से जुड़े विषयों में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वाणिज्य और फिर पर्यावरण विज्ञान जैसे कई विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। सरकारी योजना के तहत कॉलेज में कुल 44 पदों का सृजन किया गया है। इनमें 32 शिक्षकों और फिर 12 गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय भवन निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉलेज भवन तैयार हो जाएगा। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण और फिर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मिलेगा। अब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों में किराया, हॉस्टल और फिर अन्य खर्च उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे विशेष रूप से छात्रों की शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। ठाकुरगंज विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलेज खुलने से सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक और फिर आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिगल बैंक में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना किशनगंज और फिर सीमांचल के क्षेत्र शिक्षा जगत के लिए एक नया अध्याय साबित हो सकती है। ये कदम आने वाले वर्षों में हजारों युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने का काम करेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, AIMIM नेता आदिल हसन आजाद ने एनडीए सरकार पर सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जहां AIMIM नेता आदिल हसन आजाद ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के समय सीमांचल के विकास का वादा किया था। आदिल हसन आजाद के अनुसार सरकार के 6 महीने पूरे होने के बावजूद कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हुए हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय सीमांचल के विकास को लेकर के तरह तरह के राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे किए, लेकिन चुनाव खत्म होने के महीनों बाद अब तक सीमांचल विकास की राह दिख रहा है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों के विकास को लेकर के अब राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ AIMIM ने एनडीए सरकार पर सीमांचल की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ JDU ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए विकास कार्यों की लंबी
लिस्ट पेश की है। यह दरअसल एआईएमआईएम की राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने हाल ही में कटिहार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि सीमांचल आज भी विकास के मामले में पीछे हैं, जहां उनका आरोप था कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने सीमांचल के विकास के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के 6 महीने के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई भी बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। आदिल हसन आजाद ने कहा है कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और फिर अररिया जैसे जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और फिर आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभी भी काफ़ी काम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सीमांचल के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और क्षेत्र को उसके अधिकार के अनुसार विकास नहीं मिल रहा है। वहीं पर एआईएमआईएम के इन आरोपों के बाद जनता दल यूनाइटेड भी मैदान में उतर आई है।